वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा। और जो लोग नए देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल माई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो हम जो पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मिशन JRF 2020 की। ठीक। और ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी प्रीवियस ईयर में, JRF में, इसके अलावा रेलवे में और आपके SBI PO के लिए। तो वो सारे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो लोग मैनेजमेंट एंड कॉमर्स से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपने वो देख लिए होंगे, उनको समझाया भी था। आज उसके आगे की बात करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें माई क्लासेस को, फेसबुक पे फॉलो करें माई क्लासेस को, और अपने क्वेश्चंस को मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर। इनमें से कौन सा जो है एथिकल बिहेवियर है मैनेजर का। तो ये पूछा गया है। तो इसका आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर, इनमें से कौन सा एथिकल बिहेवियर है मैनेजर का, हम यह बात कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन, पैडिंग expenses account, not indulging trade secrets to competitors, or being severely critical of competitors। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 24 क्वेश्चन के, और उसमें मुझे लगता है कि ये मैनेजर का रोल होता है ट्रेडिंग स्टॉक इन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, पैडिंग एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंट रोल होता है, बीइंग सेवरली क्रिटिकल टू कॉम्पिटिटर्स होता है कि भाई जब जहां मैं काम कर रहा हूँ वहां की सारी इंफॉर्मेशन मेरी अपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, मैं दूसरे को नहीं दूंगा इंफॉर्मेशन। तो क्या नहीं है, इज एन एथिकल बिहेवियर ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल बिहेवियर, क्या है कि नॉट इंडल्जिंग ट्रेड सीक्रेट्स टू कॉम्पिटिटर्स। ठीक, कि मैं ईमानदार रहूं पूरी तरीके से अपनी तरफ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सही आंसर है सी, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन में लेता हूं। The next question is which of the following is suggested by Black and Mountain as the best leadership behavior। Black and Mountain की बहुत फेमस किताब है ये। ठीक है, ये बहुत ही इनका थॉट रहा था लीडरशिप के लिए। तो ब्लैक एंड माउंटेन एज बेस्ट लीडरशिप बिहेवियर, ये पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इनका कहना है जो करेक्ट आंसर है इनका वो आंसर सी, हाई कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन। कई लोग ऐसे होते हैं, प्रोडक्शन, कई लीडरशिप इस तरीके की होती है जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है, पीपल ओरिएंटेड नहीं होती। कई लीडरशिप इस तरीके की होती है जो पीपल ओरिएंटेड होती है। लेकिन ब्लैक एंड माउंट ने बोला था कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी रही है और पीपल ओरिएंटेड भी रही है। तो डायरेक्ट अब इसको यहाँ पे टिक कर देता हूं मैं, ऑप्शन सी है 25th का, और इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेगमेंटेशन अप्रोच, विच सेगमेंटेशन अप्रोच इज, ये मार्केटिंग से क्वेश्चन है, आप पहचान पा रहे होंगे इसको। विच सेगमेंटेशन अप्रोच इज द मोस्ट कंपेटिबल विद द स्पिरिट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ऐसी मार्क सेगमेंटेशन की कौन सी अप्रोच है जो मोस्ट कॉम्पेटिबल है स्पिरिट ऑफ मार्केट कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं सेगमेंटेशन की 5 अप्रोचेज हैं। ठीक, जो 5 अप्रोचेज हैं उस 5 अप्रोचेज में इनकम नाम की कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये एक सेगमेंटेशन का प्रोसेस है। सोशल क्लास एक प्रोसेस है, फैमिली साइज एक प्रोसेस है, लेकिन अप्रोच नहीं। अगर यह बेनिफिट शॉर्ट की बात करूं तो बेनिफिट शॉर्ट इसकी 3rd अप्रोच है। ठीक है, और इसको डिटेल में सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर पुरानी वीडियो देखिएगा,
जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फोल्डर में है, उसमें आपको मैंने सेगमेंटेशन पे डिटेल में बात करी हुई है, उसमें आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि बेनिफिट शॉर्ट ये थर्ड अप्रोच होती है, जबकि इनकम, सोशल क्लास और ये एक सब सेगमेंटेशन के प्रोसेसेस है। तो करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number next, which of the stages of new product development process can be skipped? Which of the stages of new product, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर एनपीडी की। एनपीडी में कौन से प्रोसेस में हम इसके स्टेजेस को कैन बी स्किप्ड किया जा सकता है? देखिए, आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज है, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग स्टेज है, बिजनेस एनालिसिस स्टेज 27 में अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो बिजनेस एनालिसिस में ही आइडिया स्क्रीनिंग और प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन टेस्ट मार्केट जो होती है ये कमर्शियलाइजेशन की स्टेज है, टेस्ट मार्केट कमर्शियलाइजेशन की स्टेज है। तो यहाँ पर इस स्किप को हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस एनालिसिस के बगैर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक स्टार्टअप आइडिया आएगा, उस आइडिया के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट टेस्टिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है, ये आप भली बातें समझ लीजिए। तो जो एकमात्र ऑप्शन बचा वो हमारे पास बचा टेस्ट मार्केटिंग का। टेस्ट मार्केटिंग का मतलब होता है कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन से पहले की होती है टेस्ट मार्केट, टेस्ट पीरियड, ठीक है। तो इसको हम यहां से दिस स्टेज कैन बी स्किप्ड। और हमें ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किसी भी कंपटीशन को निकालने के ये सबसे आसान तकनीक होती है कि कंसंट्रेशन आपका हाई होना चाहिए, मोराल आपका हाई होना चाहिए और फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। मैंने कहा कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, मोराल हाई होना चाहिए और फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। किसी ने कहा है कि वंस योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग नोबडी कैन स्टॉप यू, कि जब आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं कोई आपको रोकने वाली ताकत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, द प्राइस सेटिंग, प्राइस की बात हो रही है यहाँ पर। द प्राइस सेटिंग मेथड विच मोस्ट क्लोजली करस्पॉन्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट प्लानिंग की बात यानी कि आपकी एनपीडी का फिर से ये क्वेश्चन आया यहाँ पर। एनपीडी का कल जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में वो इकोनॉमिक्स से थे, फाइनेंस से थे, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से थे, ठीक। और आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो मार्केटिंग से हैं। और आने वाले दिनों में मैं स्टैट्स के और बाकी चीजों के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और जो आ चुके हैं PYQ का मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स जरूर छोड़ें। तो क्वेश्चन है, द प्राइस सेटिंग मेथड्स विच मोस्ट क्लोजली करस्पॉन्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज। हमेशा ध्यान रखिए कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है। अगर आप प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स की स्टडी करें तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है। गोइंग रेट प्राइसिंग ये होती है। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, ये जो प्राइस है आपका, और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रोडक्ट पोजिशनिंग का ही कॉन्सेप्ट होता है। कि हम मान के एज्यूम करके चलते हैं कि भाई अगर हम ये चीज 10 रुपए में उतारेंगे तो पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर लेगी। और मान के चलते हैं कि अगर मैंने इसको 25 रुपए में उतारा तो शायद पब्लिक इस पर एक्सेप्टेंस अपनी ना दे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग की बात जब हम कर रहे हैं तो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग वो प्राइसिंग होती है जो प्राइस सेटिंग मेथड होता है एंड विच इज वेरी क्लोजली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेल मार्केटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेल मार्केटिंग, ये रिटेल मार्केटिंग से क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेल मार्केटिंग डिसीजन अ रिटेलर हैज टू मेक इट। रिटेल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होता है रिटेलर लेता है वो क्या डिसीजन होता है? वो डिसीजन हो सकता है सेलेक्ट द प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट,
चूज अ डिजायर्ड सर्विस लेवल और डेवलप एन इफेक्टिव स्टोर एटमॉस्फेयर। अब ये जितने भी सारी चीजें देखे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो रिटेलर्स लेता है, लेकिन आपसे पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्या ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को नजरों में रखना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ हमारा कि आइडेंटिफाई इट्स टारगेट मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन द प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, तो सिलेक्शन द प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट अगर मैं आपको बात कर रहा हूं तो ये तो आपका जो वेयर हाउसेज है, आपका जो होलसेलर है, उस तरफ से ज्यादा जिम्मेदारी है इसकी। ठीक, डिजायर्ड सर्विस लेवल, ये उसका खुद का है कि भाई सर्विस जिस तरीके से देगा तभी उसकी रिटेलशिप आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो बट ऑब्वियस पॉइंट है। डेवलप एन इफेक्टिव स्टोर एटमॉस्फेयर, स्टोर एटमॉस्फेयर अच्छा बनाएगा वो, ठीक है, उसको डेवलप करेगा तो पब्लिक अट्रैक्ट होगी तो इंटरेस्ट पैदा होगा, इंटरेस्ट बनेगा तो डिजायर बनेगी, डिजायर बनेगा तो लोगों का एक्शन होगा उस रिटेल शॉप की तरफ। लेकिन अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है सबसे पहले टारगेट मार्केट को, तो ये चीजें जो बाकी हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेल मार्केटिंग डिसीजन इज टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, क्योंकि अगर उसने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं कर रखा है तो ना तो वो असॉर्टमेंट बिल्ड कर सकता है, ना वो सर्विस लेवल डिजायर कर सकता है, ना वो इफेक्टिव स्टोर एटमॉस्फेयर कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which element of the promotion mix? Which element of the promotion mix do wholesaler primarily use? प्रमोशन मिक्स का कौन सा एलिमेंट जो है जो होलसेलर यूज करता है? आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स की तरह प्रमोशन मिक्स भी एक जो है मार्केटिंग का एलिमेंट है। प्रमोशन मिक्स में हमने मार्केट को इफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। प्रमोशन मिक्स में हम वो एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे प्रमोशनल एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और जिसकी वजह से प्रमोशन को हम स्टडी कर पाते हैं, ठीक है, समझ पाते हैं। तो कौन सा एलिमेंट हो सकता है इसमें? एडवर्टीजमेंट की बात करी गई है इस ऑप्शन में, पर्सनल सेलिंग की बात करी गई है, पब्लिक रिलेशंस की बात करी गई है, ट्रेड शोज की बात करी गई है। अब अगर मैं इसका पूछूं विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन डू होलसेलर प्राइमरीली यूज, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रमोशन मिक्स में ही है। ठीक, प्रमोशन मिक्स में ही है, लेकिन प्राइमरी यूज पूछ रहा है वो आपसे, तो इस पर आपको गौर करना है। प्राइमरी यूज का मतलब है सबसे प्राइमरी यूज प्रमोशन मिक्स का होता है आपका पर्सनल सेलिंग। ठीक, करेक्ट आंसर इज बी, पर्सनल सेलिंग। क्योंकि जब तक पर्सनल, आप दो तरीके की मार्केटिंग होती है आपकी, यहां मैं बता दूं, डायरेक्ट मार्केटिंग और आपकी इनडायरेक्ट मार्केटिंग। जितनी भी डायरेक्ट मार्केटिंग है आपकी, तो डायरेक्ट मार्केटिंग का हिस्सा है पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस बनाना, ये डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू भी बना सकते हैं और हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू बना सकते हैं। ट्रेड शोज यानी कि एग्जीबिशंस, ठीक, आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखा होगा ऑटो एक्सपो लगता है, ठीक, तो इस तरीके के शोज ये भी पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट का तो फिनोमेना ही अलग है कि जब सारी चीजें हो जाए तो एडवर्टीजमेंट की बारी आती है। ठीक है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट फाइनल उस प्रोडक्ट की, उस सर्विसेज की, उस एट्रीब्यूशन की, उस पैकेजिंग की, उस लेबलिंग की पब्लिक तक पहुंच बनाने के लिए होता है। तो क्या हुआ कि विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर प्राइमरी यूज? पर्सनल सेलिंग। सबसे पहले वो पर्सनल ताल्लुकात पे काम करेगा, पर्सनल सेलिंग पे काम करेगा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच में जो स्किप करें क्योंकि एक जैसी एक दिन बात हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। इससे पहले क्वेश्चन जो लिया था 30 लिया था, बीच में 5 क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए हैं, कोई बात नहीं। अब ये पूछिए आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड्स द टास्क। अब ये एचआर के क्वेश्चंस यहाँ से चालू हो गए, और ध्यान रखिए ये सारे वो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ये मैंने ऊपर यहाँ मेंशन कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड्स द टास्क, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर जॉब? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सा टर्म है जो टास्क को, ड्यूटीज को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इंडिकेट करता है, ठीक है, इंक्लूड करता है? आप बहुत ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझिए, आप गलती मत करिएगा इसमें, क्योंकि ये सब एक जैसे लग रहे हैं, जेई, जेई, जे, जेई, ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे का दिमाग क्या जाएगा, जेई हो सकता है, ठीक है, तो जेई को कंफ्यूज करा गया है यहाँ पर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो
ऑप्शंस आपको बड़े बड़े दिखाई दें, जो ऑप्शंस आपको लगभग एक जैसे दिखाई दें, तो हमेशा समझ के चलिए कि वो रिस्की है। अक्सर बच्चा क्या करता है, बड़ा आंसर हो रहा है तो सोचता है कि यही आंसर होगा इसका, और वो उसको लगा देता है, और वो उसकी चांसेस 50-50 होते हैं। ऐसे जो आंसर लगातार रिपीट होते हैं, रिपीट आंसर में हमेशा मान के चलिए कि आपको कंफ्यूज करा जा रहा है, आपकी नॉलेज को चेक किया जा रहा है। इसका मतलब भी जेईई है, इसका मतलब भी जेईई है, इसका मतलब भी जेईई है। अब क्या होगा कि मैक्सिमम पोर्शन जेईई पे जा रहा है, तो मैक्सिमम बच्चों का ध्यान जाएगा कि साहब जेईई की परसेंटेज ज्यादा बड़ी हो रही है, तो इन्हीं में से एक आंसर होगा, तो सही तुक्का इसमें से लगाना है। आपको ऐसा नहीं करना है। इसका सही आंसर है कि जो हम टास्क की बात करते हैं, ड्यूटीज की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तब हम बात करते हैं उसकी जॉब की एनालिसिस की। ठीक है, जॉब का मतलब है वर्क, वर्क एनालिसिस में। तो वर्क में क्या हो सकता है, वर्क में टास्क ही तो होगा, बस में वर्क में जिम्मेदारी होंगी, वर्क में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, तब ये कहलाता है। तो जॉब एनालिसिस का मतलब होता है टास्क एनालिसिस, ड्यूटीज एनालिसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एनालिसिस करना, और कितनी पोजीशंस हैं, कितने वर्कर्स हैं, किस हिसाब से हैं, इन सारी चीजों को ध्यान देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। द करेक्ट आंसर इज सी, द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा आप लोग। ध्यान से इसलिए करिएगा क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पहली चीज। और कई बच्चे इन पे लगा देते हैं बहुत सारा समय, तो टाइम की कमी पड़ जाती है अगर ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं। कई लोग ऐसा होते हैं कि अभी पढ़ के छोड़ देते हैं, बाद में हम करेंगे छोटे क्वेश्चन, और ये रह जाते हैं। लेकिन ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें। ये आपसे कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि लेवल लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। ठीक है, जब आप छोटे थे आपने देखा होगा मैचिंग द वर्ड आते थे, तो मैचिंग द वर्ड की तरह है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड इंडिकेट द करेक्ट पेयर। लिस्ट को मैच करो और करेक्ट पेयर को इंडिकेट करो। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़िए। सिंपल रैंकिंग सबऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, पेयर्ड कंपैरिजन की बात हो रही है, 360 डिग्री अप्रेजल की बात हो रही है, ग्राफिकल रेटिंग की बात हो रही है। इनको करेक्ट करेक्ट मैच करना है आपको। तो जहां तक आपको मैं बताऊं, ये जितना भी है परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपनसेशन के पार्ट है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपनसेशन का पार्ट है। तो आप अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपनसेशन आपने बहुत ध्यान से समझाओ सुनाओ, ठीक है, तो क्या हो सकता है, 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर आपका BDAC। BDAC, BDAC का क्या मतलब हुआ कि सिंपल रैंकिंग सबऑर्डिनेट्स का क्या मतलब हुआ, ऑर्डर द रेटिंग फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। ठीक, दूसरा क्या है, डी ऑप्शन है पेयर्ड कंपैरिजन का मतलब कंपेयरिंग रेटिंग ऑफ वन अनदर। पेयर्ड का मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच में। ठीक है, रैंकिंग का मतलब ABCDEF। अब बताइए कौन से कहां स्टैंड करता है। 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब होता है कि पीयर रिव्यू, बॉस तो रिव्यू करेगा ही करेगा, पीयर रिव्यू होगा। ग्राफिकल रेटिंग का मतलब होता है कि आपने ये दिखाया कि ग्राफिकल रेटिंग करके कि किस तरीके से कहां पर क्या स्टैंड कर रहा है, कितना स्टैंड कर रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, करेक्ट आंसर इज BDAC। द करेक्ट आंसर इज BDAC। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम HR साइड, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उन बच्चों के लिए जो मैनेजमेंट कॉमर्स से सरकारी जॉब की तैयारियां करते हैं। 38 पॉइंट है आपका, 38 पॉइंट। इन विच मैथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, बात हो रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। यहाँ सबसे पहले तो इसको हाईलाइट कर लीजिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात हो रही है। अब तुम्हारे आपके दिमाग में तुरंत परफॉर्मेंस अप्रेजल की फाइल खुल जानी चाहिए, वो फोल्डर खुल जाना चाहिए जहां आपके दिमाग में परफॉर्मेंस अप्रेजल के नॉलेज रखी हुई है। आगे पढ़िए। द इवेल्युएटर कीप्स अ रिटन रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड हाउ डिफिकल्ट एम्प्लॉयज बिहेव ड्यूरिंग सच इवेंट्स। कह रहा है कि इन विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के कौन से मेथड में इवेल्युएटर जो करता है रिटन रिकॉर्ड करता है और सिग्निफाई इवेंट्स एंड हाउ डिफिकल्ट बिहेव, और
उसको किस तरीके से एसेस करता है कि वो कितना काम कब कब कैसे कैसे किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, स्टार भी बना रहा हूँ इस पर, मैं बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, हमेशा लिखिए। 38 क्वेश्चन है। फील्ड रिव्यू मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड वो मेथड होता है जब हम प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उसको जज करते हैं। फील्ड रिव्यू का मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि खेतों में दौड़ा के जज कर रहे हैं या किसी तरीके से। परफॉर्मेंस एप्रेजल का मतलब है, सपोज करिए कि मैं टेलीकॉम कंपनी का बंदा हूँ, टेलीकॉम कंपनी का बंदा होने के नाते मेरा जो टेलीकॉम एरिया है उस एरिया को रिव्यू करा, दिस इज कॉल्ड फील्ड रिव्यू। VARS का मतलब होता है बिहेवियरल एनाकॉर्ड रेटिंग स्केल, बिहेवियरल एनाकॉर्ड रेटिंग स्केल। बिहेवियर एनाकॉर्ड रेटिंग का मतलब होता है, एक बहुत सिंपल सा बताता हूं, आपने ये एंकर देखा होगा, समुद्रों में होता है, ठीक है, इससे क्या करते हैं, नाव को रोकते हैं, ठीक, ये एंकर देखा होगा, ये एनाकॉर्ड की तरह ही होता है। तो क्या होता है, प्री और पोस्ट, जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें एक एंकर की तरह काम करता है, ये इसको कहते हैं बिहेवियरल एनाकॉर्ड रेटिंग स्केल्स मेथड, ठीक। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब कोई ऐसी घटना कि बॉस आ रहे हो या बॉस जा रहे हो और उस समय आपकी किसी से कोई बात हो गई हो या आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो, तो वो एक क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ जो बॉस के दिमाग में आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज बना सकता है। असेसमेंट सेंटर मेथड, असेसमेंट सेंटर क्या होती है, एक सेपरेट बॉडी होती है जो कि हर समय आपकी प्लस एंड माइनस का असेसमेंट करती है और उसका ड्यूली रिकॉर्ड मेंटेन करती है, और ड्यूली रिकॉर्ड मेंटेन करती है, और मेंटेन करने के बाद वो रिकॉर्ड आपकी फाइल में, पर्सनल फाइल में लगाया जाता है, कितने आपने अचीवमेंट्स करे, कितने आपने गलतियां करी, कितने आपने लड़ाई करे, कितने आपने अच्छी लीडरशिप करी, कितने, क्या आपका बिहेवियर था, आप कितने डोमिनेटिंग हैं, कितने आप जो है सप्रेसिव नेचर के हैं, कितने इंट्रोवर्ट हैं, कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं असेसमेंट सेंटर के थ्रू जो है असेस की जाती है। और हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में असेसमेंट सेंटर होता है जो कि क्वालिटी मेंटेन करने का काम करता है। तो पहले तो मैंने इन सब का डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि ये है क्या। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, इन विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द इवैल्यूएटर कीप्स अ रिटन रिकॉर्ड, कौन से उसमें कीप रिटन रिकॉर्ड रखता है। हमेशा ध्यान रखिए कि रिटन रिकॉर्ड जो रखा जाता है आपका, वो रखा जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में, कि वक्त आने पर मैं इसका जवाब दूंगा, वक्त आने पर मैं इसका जवाब दूंगा। दिस वी वुड कीप in critical incident method. Okay, next question is coming. In the next question we will talk about the human resource development, HRD. HRD का मतलब इन कनेक्शन विद HRD व्हाट इज इनकरेक्ट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, अगर आपने इनकरेक्ट को मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें इनकरेक्ट पर फोकस करना है, एचआरडी पर। तुरंत एचआरडी दिखते ही आपके दिमाग में एचआरडी वाली फाइल खुल जानी चाहिए। फाइल खुलने के बाद आपको दूसरा निगाहों में आपकी ये रहनी चाहिए कि इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पर। द कनेक्शन विद एचआरडी विच इज इनकरेक्ट, इट इज अ रिएक्टिव फंक्शन। एचआरडी एक रिएक्टिव फंक्शन है, क्या गलत है, ये रिएक्टिव फंक्शन है। इट डेवलप्स टोटल ऑर्गेनाइजेशन, इट फोकसेस ऑन ऑटोनोमस वर्क ग्रुप, और इट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम। इनमें से क्या पूछा जा रहा है, वो कह रहा है कि विच वन इज इनकरेक्ट। विच वन इज इनकरेक्ट का मतलब क्या हुआ आपसे, कि अगर मैं देखूं यहां पर कि इट इज रिएक्टिव फंक्शंस, ठीक, इनकरेक्ट, कहीं कहीं ये इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। इट डेवलप्स टोटल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इनकरेक्ट नहीं है। इट फोकसेस ऑन ऑटोनोमस वर्क ग्रुप, जाहिर सी बात है जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात होती है तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट, एक सेपरेट बॉडी हमने इस चक्कर में बनाई है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड होकर किसी के अंडर में काम करता है या किसी के उसमें, तो ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी, इंटीग्रेशन की बात हम इसमें नहीं करते हैं। इन कनेक्शन विद एचआरडी व्हाट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है, ये एक सेल्फ सस्टेन्ड और सेल्फ एकदम फ्री सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द मेथड ऑफ ट्रेनिंग जॉब कंडीशन एंड duplicated with equipment and machines which are identical with those used at the workplace,
ठीक है। विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग, अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, ट्रेनिंग की बात हो रही है, जॉब कंडीशंस की बात हो रही है, ठीक है, डुप्लीकेटेड की बात हो रही है, आर डुप्लीकेटेड विद इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स विच आर आइडेंटिकल विद दोज यूज इन वर्क प्लेस, ठीक है। तो इन तीन चीजों पर आप दिमाग लगा के जब जवाब देखेंगे तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं आपको इनके मतलब समझा दूं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब ड्यूरिंग द जॉब आप कोई ट्रेन करता है आपको, दिस इज कॉल्ड ऑन द जॉब। जब आपको आपके वर्क प्लेस से हटा के कहीं और ट्रेनिंग दी जाती है, दैट्स इट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस हमेशा क्या होता है, जब कोई कोर्स पूरा करते हैं तो उसकी हैंड ऑन ट्रेनिंग जब दी जाती है, दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिस ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपको हैंड ऑन ट्रेनिंग होती है, साइंटिफिक ट्रेनिंग होती है, जिसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। इंटर्नशिप का मतलब होता है, ये भी अटैच्ड विद द करिकुलम होता है, कि आपका जब करिकुलम खत्म हुआ तो उस करिकुलम के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जैसे आप देखते हो कि एमबीबीएस वाले 4.5 साल तक तो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 1 साल तक वो इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है। वो 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, किसी डॉक्टर के, एमडी या एमएस डॉक्टर के अंडर में वो बैठते हैं, उसका देखते हैं कि किस तरीके से वो डायग्नोस कर सकता है, उसकी प्रोग्नोसिस किस तरीके से, कौन सी दवाइयां लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। तो ये जो जितनी भी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं वो अप्रेंटिस भी कहलाती है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहलाती है, इंटर्नशिप भी कहलाती है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम ये कह सकते हैं, सपोज करिए कि 9 से 5 काम करता हूँ जिस ऑफिस में, वहीं पर मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है या सेम एटमॉस्फेयर पे मुझे प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब इसका 40 का करेक्ट आंसर क्या है कि विच ऑफ द मैटर इज ट्रेनिंग जॉब कंडीशंस एंड आर डुप्लीकेट विद इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स। हमेशा जहां डुप्लीकेट विद इक्विपमेंट्स एंड मशीन होती है तो वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में आती है, कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में हमेशा बिल्कुल वैसा ही माहौल बना के एक सिमुलेशन की तरह हम लोग ट्रेन करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज आंसर सी। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ आए होंगे, और लगातार बने रहिए इसी तरीके से। मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, कुछ थियोरेटिकल वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर कर पाऊं। आप मुझे फॉलो करिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल माई ई क्लासेस, और मुझे फेसबुक पर फॉलो करिए ताकि आपको समय से नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जो लोग कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक, डॉक्टर प्रबोध गौड़ नाम से। और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को शार्प करते रहिए, ठीक है, और हिम्मत मत हारिए, अपने लक्ष्य पे नजर रखिए, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव रहिए, ठीक है। हम बहुत जल्दी ही अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेता हूं आपसे। नमस्कार।